हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से, और आज हम चर्चा करेंगे कि आज़ादी के बाद भारत का एकीकरण कैसे हुआ। अभी कल संसद में, लोकसभा में वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का माखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया और इतिहास को झूठ बताते हुए, या यूं कहें कि इतिहास पर धूल डालते हुए सवाल किया कि पीओके किसके समय में पाकिस्तान को चला गया। उन्होंने मतलब इस तरह से बात किया मानो वो पहले था और चला गया। पंडित नेहरू को बदनाम करने के लिए जब से वो प्रधानमंत्री बने तभी से साजिशें चली हैं, और इस साजिशों के शिकार तमाम वे लोग भी हो जाते हैं जो उन महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं जिनको नेहरू जी बहुत मानते थे और जो नेहरू जी को बहुत मानते थे। अगर साजिश समझनी है तो आप ये पता लगाइए कि गोलवलकर ने नेहरू जी के बारे में क्या कहा, या गोलवलकर ने अंबेडकर जी के बारे में क्या कहा, गोलवलकर ने महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये आखिर नेहरू को बदनाम क्यों किया जा रहा है। फिलहाल मेरा यह काम नहीं है कि मैं किसी महापुरुष को बदनाम किए जाने के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान के विरोध में कोई आवाज़ उठाऊं और बोलूं, बल्कि मेरा काम यह है कि इतिहास में जब कभी झूठ डाल दिया जाए और उससे राजनीति को बदल करके कानून को बदला जाए, संविधान को बदला जाए, देश को संवैधानिक लोकतंत्र की बजाय व्यक्ति की तानाशाही की तरफ ढकेला जाए सुनियोजित तरीके से, तो मैं उस पर चर्चा करूं। और इसलिए ज़रूरी है कि आज हम इस नक्शा के माध्यम से आपको दो बात बताएं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसका चित्र कैसा था, जब अंग्रेज़ों ने हमें सत्ता सौंपी थी तो भारत कैसा दिखता था, और फिर कितनी मुश्किलों से, कितनी मेहनत करके, कितनी तरह के जुगाड़ करके भारत का आज का स्वरूप दिया है। और ये सारा का सारा स्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने दिया है। शेष किसी भी सरकार ने उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं किया। हाँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बांग्लादेश को अपना एक बड़ा इलाका दिया है और उसके बदले में छोटा सा इलाका लिया है। अगर आलोचना की दृष्टि से, मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहा जाए तो कहा जा सकता है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो इलाका लिया गया वो हमारे लिए सरकार ने अच्छा समझा होगा। आगे चलते हैं। ये नक्शा है 1947 का, पार्टीशन ऑफ इंडिया, और मैं इस नक्शे के आधार पर आपको समझाऊं उसके पहले मैं एक क्रेडिट देना चाहूँगा। ये मदान मैप है, और मदान मैप्स बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा मैप उस समय का कोई नहीं मिला, तो मैं इनको श्रेय देना चाहता हूँ कि इंटरनेट पर इनका ये मैप है जिससे हम ये क्लास ले पा रहे हैं। इसकी क्रेडिट, मैप की क्रेडिट मदान मैप्स को मैं देता हूँ। ये भारत के विभाजन के समय का भारत का नक्शा है। उस समय जब अंग्रेज विभाजन करके भारत को और पाकिस्तान को सत्ता सौंप रहे थे या सौंप चुके थे, ठीक उस दिन का मान लीजिए कि है। इसमें पूरा ब्रिटिश भारत वह है जो ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर में है। जो कुछ भी ऑरेंज और ग्रीन में दिख रहा है यही ब्रिटेन की सत्ता का इलाका है, और जो ग्रे कलर में दिख रहा है कहीं भी, छोटा मोटा बड़ा कहीं भी, वो रियासतों का इलाका है। तो पहले तो आप ब्रिटिश भारत और रियासतों को अगर देखेंगे तो लगभग 1/3 से ज़्यादा रियासतों का इलाका है, देखते जाइए, और 2/3 से कम थोड़ा ब्रिटिश भारत है। यानी आज का जो भारत है, अगर हम उसको कहें कि ये अंग्रेज़ों ने जो दिया वो है, तो ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ों ने जो दिया उसके अलावा जो रियासतों को मिलाया गया वह भी इसमें शामिल है। तो इस नक्शे में जो आप देख रहे हैं उसमें से ग्रीन कलर वो एरिया है जो पाकिस्तान के हिस्से में गया, और ऑरेंज वो है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दिया था। शेष जो ग्रे एरिया है वो रियासतों का पार्ट था जिसको पाकिस्तान ने या भारत ने मिलाया। रियासतों को 3 अधिकार मिले हुए थे, वे चाहे तो भारत में जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में जाएं, चाहे तो स्वतंत्र देश बनाएं।
कुछ रियासतों ने स्वतंत्र देश बनने की घोषणा की थी, जिसमें हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत और जूनागढ़, इसके अलावा कश्मीर, इन 3 रियासतों का इतिहास प्रमुख है। इन 2 जगह पर सरदार पटेल ने उस समय गृह मंत्री रहते हुए सेना भेज करके मिला लिया था। कश्मीर में जब तक बात जाती तब तक यहाँ पाकिस्तान के कबायलियों ने आक्रमण कर दिया था और यह युद्ध के जरिए मिलाया गया। अब आगे हम बात करें, इससे पहले यहाँ पर आपको ब्लू रेखा दिख रही होगी, ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन यही रेड क्लिफ लाइन है। आप देख रहे होंगे कि ये ब्लू लाइन केवल इतना ही दूर है, इधर नहीं है। ऐसे ही यहाँ बांग्लादेश में ये सब तो है, लेकिन जहाँ जहाँ ग्रे है वहाँ नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश भारत का विभाजन वहीं करना था, उसी इलाके में जहाँ ब्रिटिश भारत था। रियासतों का विभाजन अंग्रेजों को नहीं करना था। ये तो रियासतों के राजा और भारत और पाकिस्तान की सरकारें तय करेंगी कि कौन सी रियासत किधर जाएगी। यही कारण है कि रेड क्लिफ लाइन आपको केवल पंजाब में दिखती है और इधर वेस्ट बंगाल में दिखती है, फिर असम में दिखती है। मेघालय पूरा का पूरा, त्रिपुरा पूरा का पूरा ये रियासत था। इसके अलावा फिर मिजोरम में आपको रेड क्लिफ लाइन दिखती है। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि रेड क्लिफ लाइन कौन कौन से राज्यों के पास है, तो पूरा वेस्ट बंगाल, असम और मिजोरम इधर हो गए और इधर पंजाब, इन्हीं प्रांतों पर रेड क्लिफ लाइन है। शेष जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, जैसे गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा और मेघालय, ये वो इलाके हैं जो रियासतों के इलाके थे और भारत में मिलाए गए। इस नाते वहाँ रेड क्लिफ लाइन नहीं खींची गई। अगली एक बात कि इसके अलावा, इन 3 रंगों के अलावा एक रंग और भी दिखेगा आपको। यहाँ रेड रंग कलर दिख रहा है, रेड छोटे छोटे, और यहाँ पर्पल कलर में इस नक्शा बनाने वाले ने कुछ दिया है। तो जो रेड एरिया है वो पुर्तगाल के कंट्रोल में था। आज के भारत में कुछ ऐसे इलाके थे जो पुर्तगाल के अधीन थे। कौन कौन से इलाके थे? आज का गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव। और आज के भारत के कुछ ऐसे इलाके हैं जो फ्रांस की सत्ता के अधीन थे। वो है पांडिचेरी, आज पुदुचेरी जिसको कहते हैं, और पुदुचेरी के 4 इलाके थे। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास है यनम, तमिलनाडु में है पुदुचेरी, ये नीचे कराईकल, और केरला की तरफ है माहे। ये 4 छोटे छोटे इलाकों से मिलाकर पांडिचेरी पूरी बनती है, पुदुचेरी जिसको कहते हैं। ये चारों अलग अलग जगह के इलाके मिला करके एक विधानसभा का गठन करते हैं। पुदुचेरी में संघ शासित प्रदेश की सरकार चलती है। ये चारों छोटे छोटे इलाकों से मिलाकर लोकसभा की एक सीट बनती है। ये सारे इलाके फ्रांस से लिए गए। अब ये इलाके कब लिए गए? तो चलिए पहले तो बता दें कि ये माना जाता है पंडित नेहरू जी को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित तरीका और अपनाया गया, और वो ऐसा है ना कि आप ही की बात आप ही के सिर पर डाल दी जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक काम करने का तरीका था, या यूं कहें कि उस समय के सभी महापुरुषों का काम करने का तरीका था कि वह लोग एक दूसरे को श्रेय देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहा, सरदार पटेल जी को सरदार कहा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब कहा गया, जवाहरलाल नेहरू को प्यार से पंडित जी कहा गया, अबुल कलाम आजाद जी को मौलाना कहा गया। तो ये इस तरह से पहले तो कुछ कहा जाता था। दूसरा, श्रेय देना, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा गया संविधान निर्माता, सरदार पटेल जी को कहा गया कि इन्होंने ही भारत को जोड़ा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा गया कि आधुनिक भारत के शिल्पी निर्माता, बापू जी को श्रेय दिया गया कि भारत की आज़ादी के महानायक, उन्हीं के प्रयास से आज़ादी मिली। तो इस तरह से अलग अलग लोगों को समाज ने उपाधियां दी या स्वीकार किया। अब यहां पर एक बात आती है कि जो सरदार पटेल जी को यह क्रेडिट दी गई कि उन्होंने ही भारत को जोड़ा, तो उनको नेहरू जी से अलग करके और नेहरू जी को कमजोर दिखाया जाता है, जबकि दोनों तो एक सरकार में थे। ऐसा कभी होगा क्या कि गृह मंत्री कोई कार्य करे और प्रधानमंत्री पर लांछन लग जाए, गृह मंत्री को श्रेय मिल जाए?
लेकिन जो बांटने वाली ताकतें हैं वो इस फिराक में रहती हैं। तो इसलिए ही हमको केवल सरदार पटेल जी की जिंदगी के बारे में बताने की मजबूरी पैदा हो रही है। सरदार पटेल जी दुनिया से कब चले गए हैं? दिसंबर 1950 में। ध्यान दीजिएगा, सरदार पटेल जी हम सबको छोड़कर चले जाते हैं दिसंबर 1950 में। यानी संविधान लागू ही केवल अभी हुआ था, अभी 1 वर्ष भी लागू हुए नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। अभी न तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित हुए हैं, बहुत सी रियासतें नहीं मिलाई गई हैं, लेकिन कौन कौन सी रियासतें मिला दी गई थी जिसकी वजह से श्रेय जाता है उनको? जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, ये जितनी इधर की रियासतें थी वो मिला दी गई थी। लेकिन ध्यान देना दोस्तों कि जितनी रियासतें सेना भेजकर उस समय मिलाई गई थी, उस समय विदेश में भारत की जब आलोचना होती थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश का मोर्चा संभालते थे। आप देखिएगा कि इंडोनेशिया में एक कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछा गया है कि हैदराबाद जब स्वतंत्र देश है, क्योंकि अलग अलग रियासतें अलग अलग देश, तो आप सैन्य कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? ये यूएनओ के खिलाफ है। तो विदेश में बाहर मोर्चा संभालते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंदर सेना भेजने का दायित्व संभाल रहे थे सरदार पटेल जी। हमारे सारे नेता मिलजुल कर कार्य करते थे। ये जो उनसे हारते थे वो बांटने के लिए एक दूसरे के खिलाफ उनको खड़ा करते हैं। तो एक बात और भी देखिएगा कि ये सब इलाके पाकिस्तान से या किसी अन्य देश से टच नहीं है। इसकी स्थिति 2 मामले में अलग थी जम्मू कश्मीर की। एक तो यहां हिंदू राजा था और यहां जो शेख अब्दुल्ला जन आंदोलन करने वाले नेता थे वो नेहरू जी के मित्र थे। उनकी वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी भारत के पक्ष में रहा करती थी। तो ये लोग निश्चिंत थे कि राजा भी हिंदू है और प्रजा भले मुसलमान है लेकिन वो भारत में आना चाहती है, इसलिए कोई इनको डर नहीं था। दगाबाजी किसने की? हिंदू राजा ने। और छुरा किसने घोंपा? पाकिस्तान ने। साथ किसने दिया? वहां की मुस्लिम प्रजा ने शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जबरदस्त साथ दिया था। तभी आप 2/3 कश्मीर को मिला पाए। और जब तक सेना आपकी पहुंची तब तक ये जहां तक कब्जा कर लिया था उसी को आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। तब तक जहां तक कब्जा कर लिया तो वो विवादित है और शेष हमने ले लिया। ये हमने जो लिया तो ये कहना कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमने दे दिया पाकिस्तान को, किसके ज़माने में दिया गया, ये इतनी झूठ बात है, इतनी झूठ बात है कि कम से कम इसको किसी गृहमंत्री के मुंह से तो कदापि नहीं आना चाहिए। आप बताइए दोस्तों, ये इलाका राजा हरि सिंह का है। राजा हरि सिंह न तो भारत में विलय कर रहे हैं न पाकिस्तान में, तो इलाका तो राजा हरि सिंह का स्वतंत्र देश है वो। और उसी समय पाकिस्तान कब्जा करता है, भारत की सेना जाती है। भारत ने शर्त रख दी कि आप हमारे में विलय नहीं करेंगे तो सेना हम नहीं भेजेंगे। सेना जाती है, आगे कबायलियों को बढ़ने से रोक देती है। तो हमारा इलाका इतना हो गया। लेकिन संधि में हमको लिखा है किसने? राजा हरि सिंह ने। तो युद्ध के दौरान लिखे हैं तो वो अपना पूरा इलाका हमको लिख कर गए हैं। तो जो पाकिस्तान ने कब्जा भी कर लिया वो हमको ट्रांसफर करके गए हैं। इसी नाते हमारा दावा बन जाता है पूरे जम्मू एंड कश्मीर पर। लेकिन हमने तो पीओके दिया नहीं, इंटरनेशनल दबाव आ गया, सेना वहीं पर रोक दी गई है। अब आप विश्व के सबसे बड़े नेता बन गए हैं मोदी जी, ले आइए इसको। क्यों नहीं लेकर आ रहे? केवल दूसरों की कॉपी जांचेंगे? 9 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बने, 10वां साल चल रहा है। और अब मैं दिखा रहा हूं कि इस 9 साल में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने क्या क्या कर लिया था। चलिए आइए गिनिए, गिन नहीं पाएंगे आप और आपके समर्थक। दोस्तों, ये सारा इलाका रियासतदारों का मिलाया गया, कुछ एक रियासतों को छोड़ करके, बल्कि ये ऐसे है, ये ऐसे मिलाया गया। ये पूरा एक रियासत यही गई है, पूरा ये इलाका मिलाया गया, सारी रियासतों का विलय हुआ। सरदार पटेल जी ने कार्य आरंभ किया था, लेकिन क्योंकि दिसंबर 1950 में चले गए और रियासतों का विलय 1956 में जाकर पूरा हुआ है, तो बहुत सारे रियासतों का विलय किया गया। सारे रियासतों का, चाहे इधर देखिए मेघालय के पास हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, इधर से है आपका ये रामपुर है, बनारस है, और तमाम रियासतें मिलाई गई। आप देख लीजिए ना, सारी तो रियासतें ही हैं। तो चलिए रियासतों का तो विलय किया है। अब देखिए इन्होंने पुर्तगाल से लिया दादर नागर हवेली। कब लिया? 2 अगस्त 1954 को।
लेकिन पुर्तगाल दादर नागर हवेली तो दे दिया, गोवा और दमन दीव नहीं देना चाह रहा था। कूटनीतिक तरीके से जब प्रयोग किया नेहरू जी ने, विफल हो गए। तब नेहरू जी ने पुर्तगाल के खिलाफ सेना भेजी। पुर्तगाल दुनिया की चौथी बड़ी औपनिवेशिक शक्ति, पहली ब्रिटेन, दूसरी फ्रांस, तीसरा स्पेन, चौथा पुर्तगाल। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सैन्य अभियान चलाकर पुर्तगाल को विवश कर दिया, गोवा को और दमन दीव को देने के लिए सेना कब्जा की है। यहां पांडिचेरी का इलाका 16 अगस्त 1954 को फ्रांस की संसद ने कूटनीतिक प्रयासों के आधार पर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और फ्रांस के सरकार के बीच चल रहे थे, एक अधिनियम पारित करके भारत को दिया 16 अगस्त 1954 को। तो आप ये कह रहे हैं कि नेहरू जी ने पीओके दे दिया। ये तो वही हाल है कि एक व्यक्ति युद्ध कर रहा है, जीत रहा है, मना रहा है, मोहब्बत कर रहा है, 2000 परिवारों से उसने दिल जोड़ लिए या अपने पास कर लिया। एक परिवार कोई छूटा है, आप उसको जोड़ नहीं पा रहे हो, बल्कि आप मुंह चिढ़ा रहे हो कि वो उनको छोड़ा क्यों। मतलब ये था कि हमारे पास थे, हमने छोड़ दिया। माननीय गृह मंत्री साहब, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। आप लोग पूरे देश को झूठ के गर्त में डाल रहे हैं। और इसी नाते आपकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, वो शुरू से गफलत फैलाती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसलमान थे। आप मुसलमानों से नफरत करवाएंगे, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति नफरत पैदा करने के लिए उन्हें मुसलमान बताते हैं। तो आप गृहमंत्री की हैसियत से भारत की जनता को आधिकारिक सूचना दीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या मुसलमान थे। दीजिए सूचना। आपके पास सारे रिकॉर्ड है सरकारी। नहीं देंगे आप लोग सिर्फ गुमराह करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, बाबा साहब को जब ये लोग बदनाम करते हैं तो क्या कहते हैं? कौन सा उन्होंने संविधान लिख दिया? संविधान तो पूरी दुनिया के संविधानों की कॉपी पेस्ट है, कट पेस्ट है। 3 साल में क्रिमिनल लॉ, 3 क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इस सरकार ने बदल करके उसका ड्राफ्ट लाया। 3 साल लगाए थे। और मैं कानून का विद्यार्थी हूं, शिक्षक हूं, मैंने पूरा का पूरा इनका नया बिल पढ़ा है। उसमें कुछ भी नया नहीं लिखा है, बस पुरानी बातें इधर की उधर घुमाए थे और कल उसको वापस ले लिए। यानी ये कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पाए। ये वे लोग जो कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पाए, करके वापस ले लिए। सारी जुडिशियरी मशीनरी लगी हुई थी उसमें इनको सुझाव देने के लिए। एक भी जो सुझाव दिए गए थे उसमें कहीं थे नहीं, कहीं कोई चिंदी बिंदी छोड़ करके। और ये लोग बाबा साहब के संविधान पर सवाल उठा देते हैं कि वो तो दुनिया के संविधानों की नकल है, वो तो कॉपी पेस्ट है। ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू पर सवाल, ऐसे ही महात्मा गांधी को विभाजन के लिए दोषी ठहरा देना। भाई सरकार में ब्रिटिशर्स बैठे थे, हिंदू महासभा बताए ना, और आरएसएस बताए कि जिस समय देश का विभाजन होने की बात उठी थी या उसके पहले जो दंगे बलवे होते थे, उसको रोकने में इनकी क्या भूमिका थी बताएंगे? इन लोगों की उसको रोकने में तो कहीं कोई भूमिका दिखनी चाहिए ना। चलिए, अंग्रेजों से तो नहीं लड़े आप। जो दंगे हो रहे थे तो उसमें हिंदुओं की ओर से दंगा कौन कर रहा था? ये दोनों मिल करके, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये मिल करके दंगा को भड़का दिए ताकि गांधी, नेहरू, अंबेडकर जैसे लोग फेल हो जाएं। वह तो उस समय की जनता इन नेताओं को इतना प्यार करती थी, पाकिस्तान की तरफ जाने वाली जनता बहक गई। आज भी वो भुगत रहे हैं। यहाँ की जनता महात्मा गांधी और पंडित नेहरू में इतना यकीन करती थी, और वो लोग डॉक्टर साहब में यकीन करते थे, सरदार पटेल में यकीन करते थे। इस तरह से आपका देश एकता के सूत्र में एक संविधान के तहत लोकतांत्रिक सरकार के अधीन स्थापित हो सका और बहुत मजबूती से चला। तो दोस्तों, जरा देखिए कि दिसंबर 1950 में ही सरदार पटेल जी भारत के ढांचे के रचयिता भारत छोड़कर चले जाते हैं, देश को छोड़कर चले जाते हैं, दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, हम सबको अलविदा कह जाते हैं। इसके बाद भी उन्होंने जो आरंभ किया था वो कार्य आगे बढ़ा। एक इलाका ऐसा है सिक्किम, ये इंदिरा गांधी ने मिलाया 1975 में। यहां भी बलपूर्वक मिलाया गया है। कूटनीतिक संधियां जब काम नहीं कर पाई तो बलपूर्वक मिलाया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने एक काम और किया कि क्योंकि ये भी पाकिस्तान था और ये भी पाकिस्तान था, तो जब कभी युद्ध होता था या कोई खतरा होता था तो हमारी इस यहाँ की सीमा पर तो होता ही था, इधर भी इतनी लंबी सीमा लगी हुई है।
तो यहाँ भी होने लगता था। उन्होंने 1971 के युद्ध में इसको 2 हिस्से में बंटवा दिया। बांग्लादेश नाम का एक नया देश पैदा हुआ। भारत पहला मुल्क था जिसने बांग्लादेश को नए देश के रूप में मान्यता दी थी, रिकॉग्निशन दी थी। अमेरिका ने बहुत दिन बाद दिया था। ऐसे महानायक नेताओं पर इस तरह के झूठे आरोप लगा करके बदनाम कर देना कौन सी सोच को प्रदर्शित करता है? यह इसी सोच को प्रदर्शित करता है कि ताकि हमसे जो हमारा बौनापन है उस पर कोई सवाल न पूछ दे कि आप बड़े होने का दावा तो किए, कहीं कुछ बड़े नहीं दिखे। पूरा भारत आज की सरकार के साथ और हर समय की सरकार के साथ खड़ा है। आप चलिए पीओके ले आइए अपनी तरफ, हम सब साथ देंगे। देखिए दोस्तों, देश इमोशन से केवल नहीं चलता है, देश मूल्यांकन से भी चलता है। अगर नेपाल हमारे में आ जाता तो हमें मिलता क्या? जरा कल्पना करिए, एकदम गरीब देश है ये। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, यहीं के लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो अगर हम इसको भी मिला लेंगे उस समय के हिसाब से, आज न पर्यटन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो आज के सोचने का तरीका अलग हो गया। लेकिन जिस समय देश आज़ाद हो रहा था, उस समय के नेता को केवल कुर्सी नहीं चाहिए थी, जिम्मेदारी संभालनी थी। लोग भूख से बिलबिला के मरते थे, तमाम तरह की बीमारियां थी, मलेरिया, हैजा, चेचक, उन सबके इलाज के लिए मुफ्त में दवाएं बांटनी थी। तो ये सारी जिम्मेदारियां सरकार को निभानी थी। इस नाते जब कभी वो क्षेत्र का विस्तार करने की सोचते थे तो केवल क्षेत्र के भूखे होकर नहीं सोचते थे, बल्कि उस पर हानि और लाभ भी सोचते थे। क्योंकि इतना सा पैसा है, इधर खर्च करे कि जनता को अच्छी सुविधा और जीवन देने की तरफ खर्च करे। फिर भी उस समय की सरकारों ने बढ़ाया। आज तो अकूत पैसा है। गृह मंत्री जी इधर प्रयास करें, सरदार पटेल जी से बड़ी मूर्ति हम लोग इनकी लगाएंगे, भारत के लोग लगाएंगे जाने के बाद। तो आप ये देख लीजिए कि पंडित नेहरू ने के सरकार ने कितना ज़्यादा भारत के इलाकों को जोड़ा है। इसमें न केवल देसी इलाके हैं बल्कि विदेशी इलाके भी हैं। हरि सिंह को उन्होंने विवश कर दिया कि आप हमको जब तक ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, विलय नहीं करेंगे, हम आपकी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। और जब उन्होंने विलय किया तो जहाँ तक हमारी सेना पहुँची वो तो हमारा पक्का हो गया, और जहाँ नहीं पहुँच पाए उस पर भी दावा हो गया, क्योंकि उनका वो संधि पत्र हमारे पास है। और वहाँ के लोग नाराज न हो जाएं या कहीं कोई भड़का न दे, इस नाते हमने धारा 370 लिख करके उन वहाँ के लोगों को खुश किया, कहीं किसी आधार पर भड़का न लिया जाए कि नहीं आपको थोड़ा विशेष अधिकार है। लेकिन धारा 370 में दिए गए अधिकार चूंकि एक्स्ट्रा थे, इसी नाते उसको टेम्पररी प्रोविजन कह के संविधान में लिखा गया। जितना सारा उपाय हो सकता था उन लोगों ने किया, यह सोच कर कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इसको और आगे ले जाएंगी। उन्हें तनिक भी अंदाजा अनुमान नहीं रहा होगा कि आने वाली पीढ़ियाँ काम तो खुद नहीं करेंगी, हमें गाली देंगी, हमारे पर लांछन लगाएंगी, हमारे में से कमियां निकाल कर रखेंगी। अमित शाह जी, आप आडवाणी जी से सवाल करिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से सवाल करिए कि उनका भी 6 साल का कार्यकाल था, उन्होंने क्या मिलाया। आप नरेंद्र मोदी जी से और खुद से सवाल करिए कि आपका जो 9 साल का कार्यकाल बीता है, आपने भारत की सीमा का कहाँ और कितना विस्तार किया है। आप इतिहासकार और आलोचक नहीं हैं, आप कोई शिक्षक नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप आलोचनात्मक कॉपी जांचते रहिए। आप स्वयं गृह मंत्री हैं, सरकार में हैं। आपसे भी सवाल यही बनता है कि आप क्यों नहीं उस पीएको को वापस ले आ रहे हैं। माना चलिए कि नेहरू ने दे दिया, आप ही की बात मान लेते हैं, तो ले तो आइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। मैं आपसे एक प्रश्न उत्तर के रूप में भी लाइव आता हूं शाम को 9 बजे। ज़रूरत पड़ने पर शाम को 6 बजे कर देता हूं, नहीं तो 9 बजे आना हमारा निर्धारित होता। तो बेल आइकन दबा देंगे तो आपको सूचना पहुंच जाएगी कि मैं कब जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे सरकार और नेताओं की जो कार्यशैली है उसको संविधान के हिसाब से देखा जाए, जिससे कि संविधान जल्दी से और वास्तविक रूप से समझ में आ सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप सब शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।